किसी भी काम में अगर आपको चोटी पे पहुंचना है तो आपके अंदर में एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और ये इंटरव्यू जोश से भरपूर रहने वाला है। हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा जोश फौजियों में रहता है, क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरने का जज्बा हमेशा उनके अंदर में रहता है। और ऐसे ही एक फौजी आज इस इंटरव्यू में अपनी कहानी बता रहे हैं, और उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, किसी अनजान जगह पे किस प्रकार आप बड़ा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग है, बशर्ते कि आप लास्ट तक इस इंटरव्यू में बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान राजस्थान से हैं, आर्मी में जॉब किया, देश की सेवा की, और अब इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें दिलीप सिंह राठौर जी का। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सो मच सर। मैं बोलूँ सर, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे से एक आम इंसान को, एक आर्मी मैन को यहाँ पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणाएं हैं, बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं आप, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, और बड़े बड़े चर्चाएं हैं आपकी इंडस्ट्री में आजकल। सो बहुत व्यस्त रहते हैं, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले धन्यवाद तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं जब आपके इस स्टूडियो में आया सर तो इतना खुश हुआ ना सर। मैं ये सोच रहा था, मैं आधे घंटे से बैठा ऑफिस के अंदर, कि यार कोई इंसान किसी काम में इतना रम जाता है कि वो इंसान अपने घर को ही पूरा स्टूडियो बना देता है। तो आज आपने आपका घर नहीं था, आपने स्टूडियो बनाया इसके अंदर, और कई करोड़ रुपये आपने खर्च किए हैं। तो और वो भी आपने पूरी इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कि यार डायरेक्ट सेलिंग एक मंच पे आ जाए। तो सर ये जो काम आपने किया है ना, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, निःशब्द काम है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग को आप एक मंच पे लेके आए। थैंक यू सो। और सर दूसरी बात सर, आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि मैं आज इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ और आपके सारे एपिसोड में देखता हूँ। इस चेयर पे सर वही बैठता है जो करोड़पति होता है। क्योंकि मैंने अमिताभ बच्चन का भी बड़ा फैन हूँ उनके। मैं कौन बड़ा करोड़पति में सीरियल वो देखता हूँ, तो वहाँ पे जो चेयर पे आते हैं वो पता नहीं करोड़पति बनते हैं या नहीं बनते, क्यों? हाँ बनते हैं, पर बहुत कम बनते हैं, बहुत 1 2 3 राउंड में आउट हो जाते हैं। पर इस चेयर पे आने वाला ना करोड़पति बन के ही आता है सर। थैंक यू सो मच सर। एक हम और इच्छा है हमारी। हाँ जी सर। और हेम पांडे सर अक्सर ये चीज़ बोलते हैं, जो कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, जी, तो कहते हैं कि आप कामयाब लोगों को तो लेके आते हैं, आप ऐसे लोगों को भी लेके आए जो डायरेक्ट सेलिंग में आए हाँ और बुरी तरह से नाकामयाब हो गए। जी। तो बोले वो स्टोरी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। करेक्ट। और मतलब फेलियर लोगों की फेलियर लोगों की। और मैं, दिलीप जी ने बातचीत रखी है, तो मैं साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में है, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े, और डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, डायरेक्ट सेलिंग वैसे तो किसी का नुकसान करती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें रही हों, आपने किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लिया हो, या आपको सही गाइडलाइन नहीं मिली हो, या किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा असफलता मिली और उसकी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान हो गया होगा, करियर का नुकसान हो गया होगा, तो उस प्रकार की अगर कुछ कहानी आपकी है और किसी की है, तो आप हमारे ऑफिस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। ऐसे लोगों को भी कुछ हम लाना चाहते हैं, ताकि उनकी उस फेलियर से, उनके उस सफ़र से हम लोग कुछ सीख सकें। सो थैंक यू सो मच दिलीप सर। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आपके कमिंग सून की वीडियो पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, वो मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ। जी सर। आपके ही नाम राशि हैं दिलीप कुमार, इनका कॉम्प्लीमेंट है कि आप प्रेम का भंडार हैं जी। यूज़र TIB इन्होंने लिखा है, हार्टली वेलकम इन CWSV। पूरे नेटवर्कर के लिए ये वीडियो कमाल की नॉलेज देने वाला है। करेक्ट, सही बात। थैंक यू सो मच। सुरेश सैन ने लिखा है, आ गए जीरो से हीरो बनाने वाले दमदार गुरुजी। देवात्वाल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह आ रहे हैं, और इनकी गाइडलाइन में जिसने भी वर्क किया वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव नहीं हो सकता। जी थैंक यू। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये आपका प्यार है। जी। और 2 कमेंट्स और पढ़ रहा हूँ मैं। लपारी हर, इन्होंने लिखा है, क्या बात है, आ रहे हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और ज्ञान के सागर, जिनको एक बार सुन ले वो उनके होकर रह जाते हैं। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ सर राजेश चौधरी का,
हमारे महागुरु राठौर सर का इस चैनल पर आने से हम फौजी भाइयों का सीना भी चौड़ा होता है। आपका छोटा फौजी भाई पाकिस्तान एलओसी पर आपकी वीडियो का इंतजार कर रहा है। जय हिंद मेरे शेर। अब अभी पाकिस्तान एलओसी के ऊपर हूँ और मुझे भी आपका वो कमेंट्स जो है सर ने बताया वो पढ़ के मुझे याद आ गई। वो एलओसी मैं भी पुंछ के अंदर, अब वो जगह नहीं बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट मामला है, पर पुंछ के अंदर एलओसी के ऊपर मैं लगभग सर 3 महीने तक कंटिन्यू रहा हूँ। सामने पाकिस्तानी बॉर्डर थी, वहाँ पे रहा हूँ और बड़ी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि बड़ी खतरनाक भी है, पर यह है ग्रो होता है कि यार देश के लिए उस टाइम खड़े रहते हैं। उस टाइम कुछ नहीं मालूम आगे क्या है, लाइफ रहेगी, मतलब एक सेकंड का विश्वास नहीं, कब सामने से गोली आए कब लग जाए मालूम नहीं है, पर इतना है कि बस देश है तो फिर हम है। क्या बात। तो मतलब वो जज्बा अगर देश के प्रति है तो फिर आप किसी चीज़ से भी टकरा जाते हैं। जी सर बिल्कुल। मतलब हम जब सर फौजी बनते हैं ना तो हमारे अंदर कूट कूट के देश के प्रति भावना भरी जाती है। जैसे आपको बताऊँ, आपने सुना है कारगिल युद्ध हुआ तो अभी पाकिस्तान ऊपर था, टाइगर हिल के ऊपर, हम हिंदुस्तान वाले नीचे थे। फिर हम ऊपर वाले को आसान है, सब दिखाई दे रहा है ऊपर कैसे आ रहे हैं, उनको फायर कर सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर नीचे ऊपर जाना बहुत बड़ी कठिनाई वाला काम था जी। पर एक ही बात सिखाई कि बेटा देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश है तो हम हैं, तुम्हें चढ़ना है, बस कुछ नहीं करना। पीछे परिवार को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, भाई बच्चों भूल जाओ, बस देश के लिए जीना है। तो उस टाइम आपको पता ही है सर, हम लोगों ने मतलब हमारे फौजी भाइयों ने सभी शामिल उसमें, हमने कारगिल फतेह करी थी और टाइगर हिल पे चढ़ गए थे, ऊपर चढ़ गए थे, वहाँ जाके पाकिस्तान को मारा था। तो वो दिन जब आप याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊँ सर कि मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे वो भी आर्मी में थे। अच्छा वाह। हाँ, और मैं गांव के माहौल में पढ़ा हूँ, मतलब मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, वहाँ में पैदा हुआ जी। और गांव से भी मैं थोड़ा सा कट के, यानी कि हमारे बोलते हैं देसी भाषा में डाणे, यानी कुआं ट्यूबवेल, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई कच्चे मकान के अंदर। उस टाइम पक्का मकान था नहीं, फिर दादाजी रिटायरमेंट तो उन्होंने पक्का मकान बनाया। तो मैं बचपन में उस टाइम मालूम नहीं था, पर जब थोड़ा बड़ा हुआ दादा को देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर एक अंदर जज्बा लगा कि यार मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। और ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स प्रभु कि मुझे देश सेवा करने का मौका दिया। और 16 साल की मैंने देश सेवा करी सर। और एक दिन फिर ऐसे ही आप जैसे कोई भाई मुझे मिले जिन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का एक रास्ता दिखा दिया। अच्छा, जॉब में थे। तो उस टाइम मुझे नहीं मालूम डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जिंदगी कैसे बदली होती है, बिजनेस क्या होता है, क्योंकि हम तो फौजी आदमी थे, समझ में आई नहीं। पर किसी ने मुझे एक बात समझे, मेरी बात क्लिक कर गई, बता दूं? जी प्लीज। उन्होंने मुझे बताई कि दिलीप जी, नौकरी करके कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बेशक आप एक आर्मी नौकरी करो, रिस्पेक्ट, आप देश के लिए जी रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, पर बात एक नौकरी की कर रहा हूँ कि नौकरी इंसान को बड़ा नहीं बन सकता, पैसा नहीं कमा सकता, सक्सेस नहीं कर सकता, बड़ी लाइफ अच्छी जी नहीं सकता। तो आपको अलग काम करना चाहिए। मैं बोल सर अलग काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आर्मी वाला हूँ। बोला वो बाद की बात है, बोला आप करना चाहते नहीं चाहते, बोले बताओ। मैं बोला सर मैं नहीं करना चाहता। अच्छा हाँ, मैंने बोला क्यों? बोला सर मेरे दादाजी आर्मी में रहे, पिताजी आर्मी में रहे, मेरी इच्छा आर्मी में ही है। बोला दिलीप जी एक बार बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? मैं बोला बोलो सर। उन्होंने बोला एक बार पीछे मुड़ के, मेरे कहने पीछे मुड़ देखो, अपने दादा को देखो, अपने पिता को देखो, अपने आप को देखो। उस टाइम मेरी लगभग 12 साल की नौकरी आर्मी में हो चुकी थी। बोला 12 साल देखो अपने, कितने का आपके घर में नौकर चाकर है, कितनी लग्जरियां गाड़ियां हैं, कितने का आपकी लाइफ बड़ी अच्छी जी रही है। तो हकीकत पूछो सर, उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई और उस दिन मैंने अपने परिवार को सही मायने पीछे मुड़ के देखा। दादा को देखा, दादा ने मेरे 22 साल नौकरी करी, पिताजी ने मेरे 32 साल नौकरी करी, मैंने 12 साल उस टाइम मेरी हो चुकी थी। यार 3 पीढ़ियां हो गई मेरी जिंदगी में। केवल बाइक, मैं आपसे बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरे घर के अंदर पहला स्कूटर लाने वाला भी मैं ही था। आर्मी लगने के बाद में मैं 2008 के अंदर एक अल्टो गाड़ी लेके आया, मेरे घर में ही लाया। 2011 के अंदर मैं डिजायर लेके आया, मैं ही लेके आया। फिर 2017 के अंदर फिर मैं क्रेटा लेके आया, वही मैं लेके आया। 18 के अंदर मर्सिडीज लेके आया, वही लेके आया। और 2022 के अंदर रेंज रोवर वोग लेके आया, वो भी मैं लेके आया सर। क्या बात। तो ये मैं नहीं कह रहा भाई मैंने कुछ किया है, पर हाँ ये है कि मुझे किसी इंसान ने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार पीछे मुड़ के देख। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि तू नौकरी कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, तू पूरी नौकरी कर, पर नौकरी करने के बाद कुछ ऐसा अलग काम कर कि लाइफ चेंज हो। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी 16 साल है, देश के लिए आए हैं अपन, तो वो तो पूरी करेंगे, पर 16 साल कंप्लीट करके एक ही सोच लेके आया था, बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। और फिर रिटायरमेंट हो गया,
फिर ये रास्ते पे आ गया सर। तो जब रिटायरमेंट का डिसीजन लिया परिवार वाले मान गए थे? नहीं माने सर। मेरी वाइफ ही नहीं मानी, दूसरों क्या बोलूँ मैं। वाइफ ने बोल दिया तुम पागल हो गए हो, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, नौकरी कैसे मिलती है, मेरे पापा ने शादी इसीलिए करी थी कि तुम आर्मी के अंदर हो और तुम नौकरी छोड़ रहे हो। मैं बोला डार्लिंग अपने आदमी विश्वास रख, अगर तूने मेरे साथ में मतलब उस टाइम 10-12 साल शादी हो गए थे, मैं नौकरी छोड़ रहा था उस टाइम, कि नौकरी होने के बाद में शादी हुई थी मेरी। मैं बोला मैं विश्वास कर, आज तक कोई गलत काम किया नहीं है, और बस मुझे ज़िंदगी तो 3 से 4 साल दे दे, भगवान ने चाहा ना तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा जो आज तक हमारे खानदान किसी ने नहीं किया, और नहीं भी हुआ तो भूखे तो मरना दूंगा नहीं, गारंटी है। तो उसने बोला ठीक है कर लो। फिर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। फिर सर यहाँ भी मेरे घटना ये घटी कि मैं रिटायरमेंट हो गया, मुझे 14-15 लाख में मिले आर्मी से रिटायरमेंट होने। तो फिर मैं सब बिजनेस करूँ, फिर मैं करूँ क्या, कोई मुझे व्यापार मिला नहीं ऐसा करने के लिए। दुकान खोलूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी दुकान खोलूँ, कुछ करूँ क्या, 12 लाख में कोई काम हो ही नहीं रहा स्टार्टअप। फिर मैं परेशान हो गया सर। फिर मेरे पिताजी ने बोला बेटा तू मत चक्रों में पड़, तो कोई प्लॉट लेकर डाल दे ना, अपनी जॉब पकड़ ले। अच्छा सर मैं मजबूरी से बता रहा हूँ, मैंने 12 लाख का प्लॉट लिया जयपुर में। हालांकि आज तो उसे मकान बना नहीं, उस प्लॉट में मकान नहीं बना, और मैंने अपना दोबारा जॉब पकड़ लिया। और जॉब मैंने ऐसा पकड़ा था एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। यानी कि मैं प्रॉपर्टी वाले के जॉब करने लग गया एज ए बॉडीगार्ड, और फिर वहाँ पे मुझे 1-2 प्लॉट बेचता था, उसकी एक्स्ट्रा इनकम होने लग गई, तो मुझे थोड़ा पैसा आने लग गया। फिर पेंशन भी आ रही है आर्मी की, इधर जॉब का पैसा सैलरी भी आ रही है, 1-2 प्लॉट पे तो कमीशन भी आ रहा है। पर मन से कहीं खुश नहीं था कि यार बड़ा काम हो जाएगा। पर बोलते हैं सर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल जाती। मतलब आपने जॉब के टाइम पे कंपनी ज्वाइन की, हाँ वो कंपनी बीच में छोड़ दी, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद दोबारा दूसरी कंपनी जो। हाँ जी, एक्चुअली मैं आर्मी की नौकरी के दौरान सर मैं ये काम कर नहीं सकता था, क्योंकि आर्मी थोड़े से मतलब प्रतिबंध होते हैं कि भाई आप आर्मी की देश के लिए हो, देश के लिए काम करो। पर हाँ मेरी वाइफ पढ़ी लिखी, उसने थोड़ा सा काम स्टार्टअप किया, तो मैं थोड़ा सपोर्ट करता जब छुट्टी मुझे मिलती थी। पर मेरे दिमाग में आ गया था कि यार काम तो यही करना है और बड़ा काम हो सकता है। फिर ऐसा हुआ सर, फिर मुझे ये 2014 में कंपनी मिली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने के लिए जी। तो मैं पहले कंपनी फेल हो चुका था, फिर दूसरी कंपनी फेल हो गई। जब आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मुझे फेलियर लोग भी चाहिए, तो सर सबसे बड़ा फेलियर मैं ही हूँ। नहीं आप तो आज आपकी अब हो गया, मतलब मैं टूट चुका था सर जी, मतलब फेल हो चुका था, घर वाले नाराज हो गए। हमने पहले बोला था कि मत कर ये काम, तो नौकरी भी छोड़ दी, इस कंपनी में तो पास नहीं हुआ। पर मैं बस भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई सही रास्ता सही डायरेक्शन मिल जाए। फिर हुआ यूँ कि मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर जो मेरे गुरु थे बोला बेटा फुल टाइम काम कर, 24 घंटे काम कर, बड़ा काम बड़ी जल्दी अर्निंग करेगा। तो मैंने वाइफ को बोला कि यार मैं नौकरी छोड़ के लग जाऊँ। बोला पागल हो, तुमने पहले आर्मी छोड़ दिया, ये प्राइवेट मिली अच्छी वाली, ये भी तुम छोड़ रहे हो। बोले नहीं छोड़ना। मैंने अपने गुरु को बोला गुरुजी यार वाइफ नहीं मान रही। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, मेरी बात माने बोलो। बोला तू नौकरी छोड़ दे। वाइफ बोलते मैं नहीं छोड़ी। तो फिर वो तू जाके अपना नौकरी के घर से बाहर निकल। अच्छा हाँ नौकरी तो बाहर निकल। मैं बोला गुरुजी सही आइडिया दिया आपने। मैंने वाइफ को बोला कि कोई बात नहीं पार्ट टाइम कर लूँ। बोला पार्ट टाइम कर लो। वाइफ ने हाँ मेरा साथ दिया कि पार्ट टाइम काम कर लो। फिर हुआ यूँ सर कि मैं सुबह 9 बजे अपनी बॉडीगार्ड यानी कि अपनी जो नौकरी थी वहाँ की वो ड्रेस पे निकलता था। घर से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ऑफिस लिया रेंट के ऊपर, 3,000 रुपये रेंट था। 2014 की बात है ये जी। फिर वो बेसमेंट में हमने अपनी ड्रेस खोलता था, वही कोट पैंट पहनता था। फिर मेरा हंक बाइक थी, हंक बाइक लेके पूरे दिन भर मार्केट में काम करता था। और जैसे ही ड्यूटी का टाइम होता ऑफ होने का 5 बजे का, वाइफ फोन करता था, वाइफ को बोलता था डार्लिंग अब फ्री हो गया हूँ, अब बिजनेस कर रहा हूँ, तो हाँ अब करो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 10-11 बजे 12 बजे घर पहुँचता था। तो ये स्टार्टिंग स्ट्रगल थी। फिर 6 महीने मुझे एक बड़ा इनकम आई। तो मैंने वाइफ बोला कि देख ये इनकम आई है। बोला पार्ट टाइम इतनी इनकम है? हाँ पार्ट टाइम इनकम इतनी है। बोला अब बता छोड़ दूँ नौकरी? तो वाइफ ने बोला इनकम देख के कभी इनकम देख रही, कभी मेरा मुंह देख रही, कभी इनकम देख रही, कभी मेरा मुंह देख रही। फिर बोलती है छोड़ दो। फिर बड़े प्यार से बोला नौकरी तो मैं पहले छोड़ चुका था, तब इनकम आई। That's great, wonderful. तो यही आज से सर जर्नी स्टार्ट हुई। बड़ी ऊपर अप एंड डाउन हुए, पर बस अच्छा चल गया काम, अच्छा काम। That's great. बहुत सारे लोग हैं दिलीप जी जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो ऐसे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट टाइम काम करो, पर जो भी पार्ट टाइम आपको समय मिल रहा है ना उसका मतलब 1 मिनट भी खराब मत करो। खासकर आप
टीवी में, फालतू कामों में, या कोई गेम खेल के, वो जितना भी समय मिल रहा है ना, उसको आप पूरा 100% पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम का पूरा 100% वहाँ पे दो धंधे में। अगर समझ लो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 8 घंटे स्कूल पढ़ा रहा हूँ, 8 घंटे 4 बजे शाम को फ्री हो गया, 4 से जितना रात को लास्ट नाइट तक 11-12 बजे जितना पूरा पूरा यहाँ पे झोंक दो। मैं लिख कर दे सकता हूँ बंदा सब 3 साल पार्ट टाइम काम कर लेना, कितनी बड़ी नौकरी हो, कितनी बड़ी जॉब की उसकी जो सैलरी हो, उससे क्रॉस कर जाएगा और फिर फुल टाइम आ जाएगा आपको। दैट्स वंडरफुल सर। बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न लेता हूँ। जी सर, जी सर। भाविक परमर का प्रश्न है, प्रोस्पेक्ट के पास से पेमेंट कैसे निकालें? अगर उसको प्रोडक्ट सेल करना है तो कैसे निकलवाएं? भाविक जी बोल रहे हैं कि पेमेंट कैसे निकालें। देखो सर, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पेमेंट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अमाउंट नहीं है। एवरेज मान लें अलग अलग कंपनियों की तो लगभग 15 से 25 हज़ार के बीच की एक एवरेज होती है एक प्रोस्पेक्ट से पेमेंट लेने की। और मैं ये मानता हूँ सर, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उसके पास 15, 20, 25 हज़ार रुपये आराम से है, देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक है, या तो हम उसको समझा नहीं रहे ढंग से, हमारे जो प्लान है कंपनी उसमें कमज़ोर है हम समझाने में, कन्विंस करने में, या उसका जो माइंड में सवाल है उसको हम संतुष्ट के जवाब नहीं दे पा रहे, और या फिर उसको हम विश्वास नहीं दिला पा रहे। बस 3 ही चीज़ें, समझा नहीं पाए, उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, या उसको बिलीव दे नहीं पाए। तो मैं ये कहता हूँ सर, पेमेंट बहुत आसान है। आप सोचो जो लोग करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोग करोड़ों प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं, मैंने मर्सिडीज ली, मैंने रेंज रोवर वो ली, कई करोड़ गाड़ी आती है, तो मैंने करोड़ रुपये डाल दी गाड़ी, क्योंकि मेरा माइंड सेट कर दिया भाई इससे बड़ी गाड़ी कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो इसी तरीके से पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट की दिक्कत है कि बिलीव की। तो उसके बाद मैं एक बात बोलूँगा कि आप जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, बढ़िया से बढ़िया प्लान, मतलब प्लान का बोलते हो डमरू, आपका डमरू ऐसा बजना चाहिए ना, ऐसा टिड़े टिड़े टिड़े, अगले बंदे को मतलब बंदा मना भी करे ना कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, उसकी वाइफ किचन में छोड़ कर बोले यही काम कर, भाई साहब बता रहे बढ़िया काम यही है दुनिया का। और दूसरी बात, एक बिलीव की थी, विश्वास की थी, विश्वास दिलाओ उसको। एक ही बात बोलो, जैसे बोलो मैं शर्मा जी को प्लान दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जी, तो शर्मा जी ने पूरा प्लान दिखाया, पूरा सवाल का जवाब भी दिया, लास्ट में आनाकानी कर रहे हैं, तो एक बिलीव दिलाओ, ओए शर्मा जी काहे चिंता करते हो, मैं हो ना लगाइए पैसे, आप काहे टेंशन लेते हो, बस वो लगा देगा पैसे। बोले बिलीव दे दो ठोक के, बोले मैं बैठा हूँ सर आपके साथ, क्या चिंता कर रहे हो। हमने सर आज जो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, मैंने जब मेरे लीडर से जब मैं काम करता हूँ, मैंने एक ही, जब आए थे वो जीरो थे मेरी तरह, मैंने एक ही बात बोली, सर फौजी आदमी हूँ, कभी धोखा दूंगा नहीं, रात बोलो रात, दिन बोलो दिन, आग लगा देंगे मार्केट के अंदर, बस साथ दो, मेरा साथ मांगने आए। और दूसरा, आप ऐसे हम पैसे लेते हैं, साथ में प्रोडक्ट देते हैं सर। हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ तो है ही नहीं सर, नुकसान का तो चक्कर ही नहीं है। और डायरेक्ट उसमें नहीं है, जिसमें डायरेक्ट में जो लीगल है, जैसे प्रोडक्ट है, तो वो जोड़ा छाप तो कुछ कर नहीं सकते उनका, तो नहीं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे हैं। जी जी, दैट्स ग्रेट सर। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। और एक कोटेशन भी है दिलीप सर, व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, कि आपके अंदर उत्साह, जोश है, उसको आप सामने वाले में ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए, करेक्ट, तो आप सेल कर पाए। हाँ बिल्कुल। वो नहीं कर पाए तो फिर आप सर अभी तो काफ़ी मतलब इस इंडस्ट्री में सिखाया है गुरु लोगों ने, और काफ़ी कुछ धक्के खा के सीखे हैं। तो एक बात मैंने सीखी है इस इंडस्ट्री से कि अपनापन होता है, रिलेशनशिप, वो मतलब सबसे बड़ा पावरफुल बन जाती है। मतलब इस इंडस्ट्री में अपने साथ नहीं देते, और अपनों से कई गुना ज़्यादा पराये लोग अपना बन के अपना साथ देते थे। तो बहुत बड़ी बात है सर कि जो हमारे थे ही नहीं हमारे साथ में, अंधा भक्त होकर हमारे साथ लग जाते हैं, हमारे साथ विश्वास साथ काम करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो दोस्त तो वैसे इंसान में आ जाना चाहिए। जी जी, यार अपने अनजान लोग हमसे विश्वास कर रहे हैं, अब तो आग लगा देंगे मार्केट में। दैट्स ग्रेट। विवेक कोहली का प्रश्न है, जी सर, आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे किया जाए? हाँ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या क्या चैलेंज आए। हाँ जी कोहली साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आज मुझे कोई बोले सर आपको केरला में स्टार्ट करना है, मुझे अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो वो कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो सुनो आप। पहले वो आपको बताता हूँ जो लाइव मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। सर मेरा एक अननोन पर्सन था, एक फ़ोन कॉल पे बात हुई, जो थे उड़ीसा के रहने वाले। तो उन्होंने अननोन मतलब फ़ोन आया कि मेरा कोई वीडियो मैंने वायरल किया था कि मेरे को ऐसे कैसे फ़ायदा मिला, इस कंपनी से रिजल्ट मिले हैं या इनकम हुई है। तो उन्होंने बोला जी क्या कंपनी है करके। तो मैंने उसको समझाया, फ़ोन पर इतना समझाया। बोला ठीक है आप उड़ीसा आ जाइए। अच्छा, मुझे बोला
अब उस टाइम में बड़ा लेवल नहीं था, 2015 की बात है, 15-16 की बात है, तो मैं छोटे लेवल पे था, अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, पैसे ज़्यादा नहीं, और मुझे उड़ीसा जाना। पर मुझे एक बात मेरे गुरु ने समझाई थी कि बेटा जितना भाग उतना भाग। अच्छा। तो अब मुझे उड़ीसा का पता नहीं, क्योंकि मेरी नौकरी 9 साल J&K की रही है, फिर मेरे पंजाब में रही है, फिर मेरी राजस्थान में रही है, मैं कभी उड़ीसा गया ही नहीं। मैंने उसको बोला उड़ीसा आना कैसे? बोला उड़ीसा आना है, पहले आपको आना है हावड़ा, फिर हावड़ा से आपको एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ से आना है उड़ीसा में जगह है बड़बिल नाम से, बोला वहाँ पे आना है। मैं उसे फ़ोन में अपना ट्रेन वेन सामान पहुँचा, ट्रेन पकड़ के और कैश दे करके मैं बड़बिल पहुँचा। अब बड़बिल पहुँचा तो सर एक जो कहावत बनाई गई है ना कि जो हीरा मिलता है वो कोयले खदान में मिलता है जी। तो अभी तो हमने सुना कि कोयले खदान होती है, जब मैं बड़बिल पहुँचा तो मैंने देखा कि लोहे की खदानें हैं। अच्छा, खदाने में। हाँ, लोहे की खदान है। अब बड़बिल स्टेशन देखो, वहाँ पे कोई चाय की दुकान, अच्छा। न कोई खाने की दुकान, छोटा स्टेशन। छोटा स्टेशन, और वहाँ पे वो चल रहे ट्रक डंपर जो मतलब लोहा निकालते, कच्चा लोहा उसको ले लेके चलते हैं, रोड़े है नहीं है, तो पूरी मिट्टी उड़ रही है। तो मैंने बंदे को फ़ोन किया, बोला भाई मैं पहुँच गया हूँ, आप कहाँ पे हो? बोला सर आप 10 मिनट रुको, मैं आया। अब उसको करते करते 1 घंटा हो गया, चलो वो कैसे भी आया। फिर हम उसकी बाइक पे बैठ के गए। तो वहाँ से हम मतलब जाना था, हमें 10 किलोमीटर जाना था स्टेशन से उसके घर तक, मान लो आप 10 किलोमीटर पार्किंग लगे सर 2.5 घंटे। अच्छा। हाँ, रोड खराब। रोड वो डंपर चल रहे हैं, जाम लगे हुए हैं, नहीं बाइक भी निकल नहीं रही है ऐसी जगह पे। तो हमें जो हमारी हुलिया था, पहले तो ट्रेन में खराब कर दिया, 2 दिन का सफर था, और फिर उसके घर पहुंचे तो ऐसे लगे जब भिखारी है। मतलब पूरी मिट्टी, बाल कपड़े छपड़े, वो सामान लगे वगैरह सब मिट्टी भर गया। बाइक पे हम गए, पर ऐ नहीं हो। फिर मैंने सोचा, फिर मन ही मन जा रहा हूँ बाइक पे बैठ के, पीछे बैग पकड़ रखा है कि यार तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कौन जॉइनिंग होगा, कौन तुझे मिलेगा। ये अनजान जगह थी, अनजान शहर, अनजान मेरे लिए स्टेट, सब लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंग्वेज से पहली बार मिले उसको। पहली बार मिले। फिर भाई पहुंचे, फिर उस बंदे विश्वास दिलाया कि यार मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। फिर वहाँ से अनजान थे, फिर वहाँ पे अनजान टाउन, वहाँ पे गाँव थे, वहाँ पे हम जाके अपने बारे में बताया, कंपनी बारे में बताया, प्रोडक्ट बारे में बताया, वहाँ काम स्टार्टअप किया। धीरे धीरे विश्वास आया, फिर धीरे धीरे परिवार हमारा जुड़ा। कितना टाइम लगा क्या है पहली बार गए हो? 15 डेज, 15 दिन वहीं रुका मैं, क्योंकि वो एक मुझे बिजनेस वहाँ डेवलप करना था सर, क्योंकि वहाँ कोई शहर नहीं था, फिर अलग अलग इलाके में थे। फिर वहाँ से फिर से एक लीड मिल गई हमारे को, और फिर धीरे धीरे फिर हम शहरों में पहुँच गए। और आज ऐसा हो गया कि वहाँ पे न तो हमारे कोई रिलेशन वाले थे, ना कोई जानकार थे, ना कोई अपने थे, अलग ही टाउन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ की लैंग्वेज नहीं थी हमारे पास, क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ मेरे को भी नहीं आती, टूटी फूटी आती थी, और उधर के लोगों को केवल उड़िया आती, हिंदी भी नहीं आती। पर हमारे पास 1-2 लोग थे जिनको हिंदी आती थी, तो हमारा मीडिएटर काम कर गए, उनको हिंदी में समझाया, उन्होंने उड़िया में समझा दिया, उन्होंने उड़िया में समझाया, उन्होंने हमें हिंदी में समझा दिया क्या बोल रहे हैं। वहाँ से हमारा काम चल गया। तो अलग जगह जो टाउनशिप क्या बहुत बोल, कितना टाइम लग गया वहाँ बिल्ड करने में आपको बिजनेस? मतलब 1.5 से 2 साल लग गए सर। 1.5 से 2 साल। हाँ। अभी इंडिपेंडेंट लीडर्स अब तो सर बल्ले बल्ले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सर मतलब ये बताऊँ आपको, मैं लगभग मैं आज 15 से 20 लाख महीना कमाता हूँ, पर 2 से 2.5 लाख ओनली फॉर उड़ीसा से कमाता हूँ। क्या बात, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। मैं अपना भी अगर एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँ दिलीप सर, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया नॉर्थ इंडिया से, और मेरा ड्रीम था कि मैंने बिजनेस को साउथ इंडिया में लेके जाना है। हाँ। साउथ इंडिया में हमारे बिजनेस का कोई आउटलेट नहीं था, कुछ था नहीं। हाँ। तो मुझे कहा यार पोटेंशियल बहुत है, खाली पड़ा है, किसी न किसी दिन तो बिजनेस यहाँ पे होगा। करेक्ट। तो लेके जाऊँ, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं निकल रहा था। हाँ। सोचता था, बहुत बार सोचता था। तो ऐसे ही गुड़गांव में एक सेमिनार था, सेमिनार में मुझे एक व्यक्ति मिला और मैंने उसको मोटिवेट किया। एयरफोर्स में थे वो, तो मैंने कहा यार फौजी आदमी तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा। तो बोले जी मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते आप? बोले जी मेरी बेंगलोर पोस्टिंग हो गई है और मैं तो बेंगलोर जा रहा हूँ अभी अगले महीने। अच्छा, बेंगलोर जा रहे हैं? हाँ। और वहाँ तो मेरे को कोई जानता ही नहीं। तो मुझे लगा यार बंदा तो कॉन्टेक्ट मिल गया मेरे को, बढ़िया। जी। तो फिर मैंने उसका नंबर लिया, उससे बात की, और ऐसे ही जैसे आप वहाँ पे गए, तो मैं बेंगलोर गया, होम मीटिंग की छोटी उनके साथ में मिलके, और मेरा कितना बिजनेस आता है वहाँ से, लगभग 20 करोड़ महीने का बिजनेस। वाओ, वंडरफुल। बेंगलोर से फिर केरला चला गया, तमिलनाडु चला गया, आंध्रा चला गया, तो टोटल बिजनेस वहाँ से आ रहा है। तो ये प्रश्न है कोहली जी का, विवेक कोहली जी का, आउट ऑफ बिजनेस कैसे किया जाए। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ दिलीप जी, आप भी इसको करेक्ट करना। देखिए आउट ऑफ टाउन 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं बिजनेस। एक तो ये कि आपकी टीम आउट टाउन में चली गई है, कोई ज्वाइनिंग हो गई है,
उसको आप फॉलो करके वहां पे जा Correct, सकते हैं। सही बात है। दूसरा, जैसे मैंने किया, मैं चाह रहा था कि वहां हो, तो बार बार सोचता था, कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है जब आप मिल सोचते जाता हैं है ना, बिल्कुल। तो और मैं आप वैसे उसको फॉलो करके अगर लिंक ना भी मिले ना सर, लिंक बढ़ाया जा सकता है। जी जैसे मैं बताऊं सर, मैंने एक जगह स्टार्ट किया बिजनेस, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। तो वहाँ कोई मेरा जानकार नहीं था, तो मैंने क्या किया सर, वहाँ पे जिम ज्वाइन कर ली, अच्छा अनजान जगह पे। अब कैसे कोहली साहब कैसे करते हैं, देखो बताता हूँ आपको। आपको जैसे समझ लो, आपको जयपुर में कोई जानकार नहीं है, आप कुछ नहीं करो, जयपुर आ जाओ, कोई कमरा लो, वहाँ पे जिम ज्वाइन कर लो। अच्छा, अपने जिम 2 ज्वाइन करनी है, सुबह के अलग शाम के अलग। हमें जिम से मतलब नहीं है, हमें कॉन्टेक्ट बढ़ाना है। वहाँ उल्टे सुल्टे डंपल डुम्बल उठो, तो जब आप ऐसा कैसे हो, एक दो पानी पिला दो, शेकर पिला दो, जूस पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर, मेरे पास एक लीडर है, एक जोश की जो होता है कीमत, वो डायलॉग है ना, चुटकी में सिंदूर कीमत तुम क्या जानो महेश वक्त को। एक जूस की कीमत क्या होती है ना सर, मैं बता सकता हूँ। बताओ ना। मैंने एक बंदे को 1 गिलास जूस पिलाया, एक सिंगल 1 गिलास। मतलब आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, नहीं 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 नहीं, अच्छा वैसा मार्केट का, बाहर जिम से बाहर निकल के, अच्छा मौसमी का जूस पिला दिया जी। मतलब जिम करी साथ में, हाँ जिम करी तो मैं वैसे अपने को तो लिंक चाहिए थे वहाँ पे। हाँ तो मैंने डंबल डुम्बल मारे, शिट फिट मारे, मैं हाई हुई करके, और फिर हम जब बोले सर, जैसे बाहर निकला, निकले साथ साथ बाहर। अरे मैं सर, आपसे आपसे आप बड़े यार, आपकी बॉडी शॉडी बड़ी तगड़ी सर, अच्छी है, मस्त सर, मेरी मुझे भी ऐसी बनानी है, मेरा सर थोड़ा सा टम्मी शम्मी बाहर आ रखा है। अरे सर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर आओ सर जूस पीते हैं। अच्छा। उसको मैं ले जाके एक दुकान पे जूस पिलाया, पैसे मैंने दिए, पहले उससे पहले पैसे मैंने दे दिए, पैसे लो सर। अब जिस बंदे सर पैसे खर्च किए ना 20 रुपए का, वो आपसे 20 मिनट तो बात करेगा, बस 20 मिनट चाहिए थे मेरे को। 20 मिनट में तो गोल गाल के समझा के चलो सर जी, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवा दिया सर, शाम में बेटे, उस टाइम ज्वाइन नहीं कराया, उस टाइम टाइम लिया मैंने, अच्छा ठीक, दोस्ती दोस्ती कर ली, दोस्ती बनाई। रिलेशनशिप बन गया। मैं सर एक फौजी आदमी, ये वो डिंग डंग करके, और शाम को मिलते हैं करके, जूस पिया, बंदे को पैसे दिए तो टाइम तो दे गए। तो बस शाम को टाइम दिया, मैंने जाके समझा सर, अभी सर पहले बंदे आप ही हो जिसके साथ मुझे बड़ा काम करना है, अपोज के सर खो मत देना। एक आर्मी पर्सन हूँ, गलत काम करूंगा नहीं, ईमानदारी वाला काम है, करेंगे मिलके। बस वहां से उसने हाथ मिलाया, वहां से किया। पर हाँ, एक बात बताऊं सर, उस बंदे ने बड़ा काम नहीं किया। अच्छा उस बंदे ने बड़ा काम नहीं किया, थोड़ी देर में तो वो छोड़ दिया काम को। पर उसने मुझे ऐसे कुछ लिंक दे दिए, इनसे बड़ा काम हो गया। तो सर लिंक तो बन जाते हैं, टीम भी बन जाती है, बनाने वाला चाहिए। दैट्स ग्रेट दिलीप जी, आपका अंदाज़े बयां बहुत शानदार है, और जिस पैशन के साथ में आपने बातचीत की, उससे झलकता है कितने मज़े के साथ में, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों से मिलते होंगे बात में। सर थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगा सर, ये एक कला है, ये आर्ट है। जैसे मैं मतलब अमिताभ बच्चन से भी सीखता हूँ, मैं शाहरुख खान से भी सीखता हूँ, मैं सलमान खान से भी सीखता हूँ। यार वो लोग भी तो एक्टिंग करते हैं, वो मतलब करोड़पति होने बाद में मतलब गोली खा के मतलब ऐसे लेट जाते हैं, तड़फड़ाहट करते हैं, कोई पट्टी मार लेता है, जैसे आमिर खान रेडियो पकड़ लेता है। हाँ। वो भी अपने अपने उस काम के लिए करते हैं। तो हमारा काम सेलिंग का है, बेचने का काम है। तो बेचने की भी कुछ कलाएं होती हैं, इंसान को वो डालनी चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि बेचना तो पड़ेगा, बड़ा बनना है। तो क्यों आज आप देखो सर, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सिर्फ बेच के। तो पर हिंदुस्तान कम थोड़ी है, फिर हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। तो मेरा एक सपना, ऐसा ड्रीम है कि मैं गुजारिश करूंगा सभी जितने भी मेरे डायरेक्ट सेलिंग लोग जुड़े हुए हैं या जो बिजनेस जुड़े हुए हैं, कि यार काम ऐसा करो ना कि हिंदुस्तान से जब बाहर कदम रखे अपन घूमने के लिए, तो जिस भी होटल में जाएं, जिस भी रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ कुछ आइटम ऐसा रखा हो जहाँ पे लिखा हो मेड इन इंडिया। क्या बात। तो उस दिन मतलब मजा आ जाएगा। अब देश प्रेम का जज्बा बिल्कुल बरकरार है जी के अंदर में सर। मतलब ये सपना है कि अभी हम जाते हैं ना बाहर, तो मेड इन चाइना, मेड इन ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, जो भी लिखा होता है, विदेशों नाम लिखे होते हैं, पर मैं देखता हूँ यार कब मिलेगा मेड इन इंडिया लिखा हो बाहर। तो वो एक ड्रीम है सर कि मेड इन इंडिया लिखा मिले बाहर। नहीं, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, और हमारे देश से बहुत सारी कंपनियां विदेशों में जाना भी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल सर, विदेशों में नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सपने की शुरुआत तो हो गई कहीं ना कहीं। सर इसी साथ मैं एक बात और बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, अब फॉरेन जाने लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब तो सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे महान इंसान हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल करने के लिए अपने पूरी जान झोंक दी, पूरा मतलब समय दिया है, यहाँ पे लीगल बनाया है, सब कुछ किया है। तो अब तो लीगल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब टेंशन फ्री होकर काम करना है। बस हमें अब तो बस एक अपने अंदर एक जोश डालना है कि मैं अपने घर का अम्मा नहीं बन सकता हूँ। क्या बात, जोश अपने घर का। दिलीप जी थैंक यू सो मच आपका जोश देख के मजा आ गया। व्यूअर्स को निश्चित रूप से बहुत एंजॉय किया होगा ये इंटरव्यू, मैंने बहुत अच्छा लगा। सो मिलते रहेंगे दिलीप सर इसी प्रकार से, इसी उत्साह को
फैलाते रहिए, देश प्रेम को आगे बढ़ाते रहिए और उम्मीद करते हैं कि हर देश में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होंगे। सो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर। थैंक यू। सो ये थे दिलीप सिंह राठौर, राजस्थान से हमारे बीच में आए। जिस प्रकार से देश की सेवा की, उसी प्रकार से अब डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर जोश भर रहे हैं, उनको सपने दिखा रहे हैं, उनको पूरे कर रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।